हा सर सुरू करा. हा सुरू करतो, 1 मिनिटच. गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को. बृहमुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, माध्यमिक शिक्षण विभाग, ऑनलाईन शिक्षण इयत्ता 10वी यामध्ये मी श्री गणेश अरविंद कीर्ती कुडवे आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे. आज हम विज्ञान विषय के जो घटक है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2, इसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं. इसके पहले के लेक्चर में हमने सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 1 और भाग 2, मतलब जीवन प्रक्रिया भाग 1 पूरा हो गया था. उसके बाद जीवन प्रक्रिया भाग 2 का कुछ भाग हमने पढ़ा था. उसमें हमने भाग 1 में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवेदन, प्रतिसाद, ये भाग 1 में हमने देखा था. उसके बाद भाग 2 में प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, उसमें और भी प्रकार थे. और उसके बाद वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन, उसके बाद मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन. अब उसके बाद जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो प्रजनन और आधुनिक तंत्रज्ञान. हमने प्रजनन तो पढ़ा था. प्रजनन में हमने अलैंगिक और लैंगिक पढ़ा था. उसमें हमने प्रजनन क्या होता है ये भी पढ़ा था. प्रजनन का मतलब क्या है देखिए, एक ही सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं. जैसे जैसे इंसान में बदल होते गया उसी तरह धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ नए टेक्निक यूज करने लगा, मतलब प्रजनन. उसी तरह प्रजनन के लिए आधुनिक तंत्रज्ञान में, इस युग में आधुनिक तंत्रज्ञान में अलग अलग प्रकार के तंत्रज्ञान यूज किए. अब यूज करने की बारी क्यों आ गई, तो 2 प्रकार के उसमें रीजन होते हैं. एक तो रहता है कई दाम्पत्यों की विभिन्न कारणों से संतान नहीं हो पाती. अब आधुनिक तंत्रज्ञान क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो कपल्स मतलब दाम्पत्य रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है. अब किसी एक में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मतलब स्त्री में कुछ प्रॉब्लम रहेगी या पुरुषों में भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी. तो जो दाम्पत्य रहता है मतलब स्त्री में कुछ किस प्रकार की समस्या रहती है, तो स्त्री में ये देखो, प्रजनन में महिला वर्ग की समस्या. जैसे हमने कहा कि आधुनिक तकनीक यूज करने के लिए यूज हमने किया है, लेकिन क्यों, क्योंकि कुछ समस्या रहती है दाम्पत्य को, उसको हल करने के लिए वो तकनीक यूज की है. तो महिला वर्ग में कौन कौन सी समस्या रहती है, तो देखिए स्त्रियों के विशेष में. अब ये जब हम पढ़ेंगे उसके पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल मतलब महिला की प्रजनन जो संस्था है वो हमने देखा था. ये इसका चित्र है, आप देख सकते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल का ये चित्र है. उसमें ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्त्रियों की समस्या आते हैं, समस्या में क्या क्या रीजन है वो देखेंगे तो आपको ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए. जैसे कि मासिक धर्म में अनियमितता, मतलब उसे हम यमसी कहते हैं. उसी तरह डिंब के निर्माण में अवरोध, मतलब अंडपेशी रहती है उसमें कुछ ना कुछ समस्या रहती है. अंड नलिका रहती है, यहाँ देखो इसमें आप देखो ये अंड नलिका है. इस अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर रुकावट, मतलब ये अंडपेशी यहाँ जाती है तो इसमें कुछ ना कुछ रुकावट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंड नलिका में डिंब का प्रवेश लेकर रुकावट हो जाती है. गर्भाशय के गर्भरोपण की जो क्षमता में कमी की समस्या. अब जब ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय में गर्भरोपण मतलब जहाँ गर्भ तैयार हो जाता है वो कमकुवत होता है मतलब वो बड़ा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है. तो वो गर्भ क्या होता है, 1 या 2 महीने में वो छोटे छोटे इसमें वो क्या होता है, योनि के मार्फत से वो नीचे गिर जाता है. मतलब वो रोपण क्षमता नहीं रहती, मतलब उसमें वो ताकत नहीं रहती वो गर्भाशय में उसको पकड़ के रखने की. मतलब आदि कारणों की वजह से क्या होता है, महिलाओं में संतान प्राप्ति. जिस प्रकार महिलाओं में कुछ समस्या है उसी प्रकार पुरुष में भी रहते हैं. इसका जो है हम थोड़ा चित्र के रूप में देखेंगे तब आप थोड़ा और समझ में आ जाएगा. देखो, मासिक धर्म में अनियमित, हम चित्र के रूप में ये देखो एमसी इसे कहते हैं, मासिक पाली कहते हैं. अब उसमें अनियमितता क्यों रहती है, क्योंकि तनाव अगर रहता है, ज्यादा वर्कआउट करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसमें से तनाव आ जाता है. महिला वर्ग क्या करते हैं, ज्यादा काम करते हैं घर में, उनको थोड़ा तनाव रहता है, उसके वजह से भी क्या होता है उसमें अनियमितता आ जाती है. आहार योग्य नहीं होता, मतलब
खाने की जो चीजें रहती है वो कभी कभी सही तरह से नहीं मिला तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तान युक्त मतलब जब हम व्यायाम करते हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह रहता है तो उसके वजह से भी उसमें क्या आती है, अनियमितता आती है। उसके बाद थायराइड से इसकी टेस्ट की जाती है ब्लड लेके, और उसके बाद उसमें थायराइड उसमें लेवल रहती है 1, 2, 3 लेवल रहती है। अगर लेवल हाई रहती है 3, 2 के ऊपर अगर लेवल रहती है तो उससे प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद गर्भनिरोधक गोलियां सॉरी। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेक्शन के लिए मतलब कुछ अगर हो गए तो गर्भनिरोधक गोली रहते हैं। ये बार बार खाना भी उचित नहीं है। बार बार खाना उचित, अगर आप बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी उसका उसका मतलब उस गोलियों का परिणाम हमारा जो गर्भाशय है, वो गर्भाशय है उसके ऊपर हो जाता है। ये है स्त्री के विषय में जो आने वाली समस्या है। अब पुरुष में भी कुछ समस्या आ जाती है। और समस्या क्या है? ये देखो, डिंब के निर्माण में अवरोध, मैंने जैसे कहा कि चित्र के स्वरूप में हम देखते हैं तो हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। डिंब मतलब अंडकोशी रहती है, ओवल मतलब अवरोध होता है, उसको रोका जाता है। अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर रुकावट, मतलब अंड नलिका में जब वो बीज अंदर जाता है तो नलिका जो रहती है, जब हमने देखा पीछे, उस नलिका में उसको रुकावट आ जाती है। ये महिलाओं का होगा। अब हम पुरुष के बारे में देखें, प्रजनन में पुरुष वर्ग की समस्या। अब पुरुष वर्ग में भी समस्या रहती है। कभी कभी देखो, जिस दाम्पत्य को संतान नहीं होती तो कभी पुरुषों को तो डांटते नहीं है हमारे, मतलब कोई देखता नहीं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बोलता है कि इसमें कुछ कमियां है। लेकिन कमियां दोनों भी हो सकता है। किसी एक को बोलना चाहिए इसमें कमियां है उसमें कमियां, ऐसा नहीं। कमियां दोनों भी हो सकते हैं। जैसे हमने महिलाओं की देखी, उसी तरह पुरुष में भी कुछ ना कुछ समस्या रहती है। तो क्या समस्या रहती है? देखिए, वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव। जो वीर्य रहता है उसमें शुक्राणु नहीं रहते, उसको भी हम चित्र के स्वरूप में देखेंगे आगे। पहले हम पॉइंट देखेंगे शुक्राणुओं का मंदगति, शुक्राणु की मंदगति। जो शुक्राणु रहते हैं वीर्य में, उसकी गति, जो उसकी गति अगर मंद रहती है तो भी परिणाम हो जाता है। शुक्राणु में विभिन्न दोष और आदि कारण, शुक्राणु में भी दोष रहते हैं। वो छोटा हो जाता है, शुक्राणु की हाइट कम हो जाती है या बड़ी हो जाती है, या वो कमकुवत रहता है, वो पूरी तरह से मजबूत नहीं रहता। ये जो रहते हैं वो दोष शुक्राणु में होते हैं। ठीक है, उसको अब हम चित्र के रूप में देखेंगे। ये देखो, वीर्य में शुक्राणु पूर्ण रूप से आया, मतलब जो वीर्य रहता है उस वीर्य में जो शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए वो संख्या कम होती है। उसके वजह से क्या होता है, अभाव हो जाता है गर्भधारण। ये एक समस्या हो गई पुरुष में। दूसरी, शुक्राणु की मंद गति, मतलब जो शुक्राणु उसके अंदर वीर्य के अंदर होते हैं उसकी गति देखो, शुक्राणु की गति जितनी जल्द रहेगी उतना गर्भाशय में वो जल्दी पहुंच जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाता है। लेकिन अगर गति अगर मंद रहेगी तो वो प्रेगनेंसी में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये जो दो है, और तीसरा जो मैंने कहा था, शुक्राणु में विभिन्न दोष, जैसे मैंने कहा वो छोटा हो सकता है, वो कुंकोत हो सकता है। ये तीन दोष क्या रहते हैं, पुरुष में रहते हैं। ये तीन दोष, एक कौन सा, वीर्य में शुक्राणु पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणु की मंद गति, और शुक्राणु में विभिन्न दोष। ये तीन प्रकार के दोष पुरुष में रहते हैं। और इसके पहले जो देखा, महिला में भी दोष रहते हैं। मतलब किसी एक को हम दोष है इसके वजह से संतान निर्माण नहीं होती, ये जो हमारे मन में रहता है, कुछ रूढ़ी परंपरा रहता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि ऐसा ऐसा है। तो ऐसा नहीं रहता कि दोनों में भी समस्या हो सकती है। इसलिए ये दो समस्याएं हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद है कि दोनों में समस्या होने के कारण अब तकनीकी क्यों यूज की, आधुनिक तकनीक क्यों यूज की, कि ये समस्या को हल करने के लिए अलग अलग प्रकार के तकनीक यूज की है। अब उसे हम आधुनिक तकनीक कहते हैं। कौन कौन से आधुनिक तकनीक फिर देखिए, लेकिन आधुनिक चिकित्सा से विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात कर पाना संभव है। मतलब कौन से, जो हमने समस्या देखी, महिला में समस्या देखी, पुरुषों में जो समस्या देखी, वो समस्या के ऊपर अभी हम क्या कर सकते हैं, उसको मात कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर हम विजय मिला सकते हैं, ये संभव है। तो इसमें कौन कौन सी तकनीक आई है, आईवीपी, डिटेल में हम आगे देखेंगे।
स्थानापन्न मातृत्व, उसके बाद वीर्य बैंक आदि तकनीक की सहायता से अब हम संतानहीन दंपति को संतान प्राप्ति हो सकती है। मतलब जिनको संतान नहीं है, जिसको बाल बच्चे नहीं है, उनको भी क्या हो सकते हैं, बाल बच्चे हो सकते हैं। इसलिए 3 जो टेक्निक है जैसे आईवीपी, उसके बाद स्थानापन्न मातृत्व और वीर्य बैंक, इनका इस्तेमाल करके जिनको बाल बच्चे नहीं है, उनको भी बाल बच्चे हो सकते हैं। अब हम आईवीपी, स्थानापन्न मातृत्व मातृत्व, वीर्य बैंक, इसका हम डिटेल में देखें। देखिए, आईवीपी इसका मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीपी इसका मतलब क्या? मतलब काच नलिका में फलन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिसमें यहाँ देखो मैंने एक चित्र यहाँ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें स्त्री बीज, ये देखो ये स्त्री बीज है, और शुक्राणु, ये शुक्राणु है, ये देखो। इनको एक इसमें लिया जाता है, कल्चर कंडीशन में लिया जाता है और गर्भ तैयार किया जाता है। अब वो गर्भ कैसे तैयार करता है, उसके डायग्राम है, हम थोड़े उसके आगे देखेंगे। लेकिन पहले आईवीपी है क्या? आईवीपी में क्या किया जाता है हमें पता होना चाहिए। काच नलिका में हम क्या करते हैं? स्त्री बीज और शुक्राणु दोनों मिला के हम उसको क्या करते हैं? गर्भ तैयार करते हैं। इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है। देखो ये जो क्रिया है वो किसमें की जाती है? कांच नलिका में। और कांच नलिका में क्या लिया जाता है? एक स्त्री बीज लिया जाता है और एक शुक्राणु लिया जाता है, और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति के स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। अब देखो ये जो है दंपति, इसका मतलब दूसरा जो रहती है औरत, उसके गर्भाशय में ये क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है, मतलब उस गर्भाशय में वो डाला दिया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब का अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्या के कारण अगर संतान प्राप्ति न हो रही है, तो उस समय हम आईवीपी तकनीक का उपयोग करते हैं। देखो आईवी की तकनीक का उपयोग हम कब करते हैं? जब शुक्राणु की संख्या कम रहती है। जैसे मैंने कहा कि जिस पुरुष में वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम रहती है, तब हम आईवीपी का तकनीक यूज करते हैं। और कहा डिंब में अंड नलिका में प्रवेश, अंड रहते हो, अंड नलिका में प्रवेश करने के लिए अगर दिक्कत हो तो भी हम क्या करते हैं? आईवीपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मतलब ये 2 चीजें हैं, इसमें हम क्या करते हैं? आईवीपी का इस्तेमाल करते हैं। अब एक ये डायग्राम है, देखिए ये सूक्ष्म शोषण नलिका है, ये अंडकोशी है, एक सूक्ष्म नलिका है, और ये फिर देखो अंडकोशी में क्या किया है कि उसमें से एक, जैसे मैंने कहा कि स्त्री बीज लिया है, और स्त्री बीज और पुरुष बीज, शुक्राणु उसे कहते हैं हम, शुक्राणु वो लिया है, कांच के नली में लिया है। ये देखो ये वाला पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखो ये कांच की नली है, इस कांच की नली में क्या किया है? शुक्राणु लिया है। ये देखो यहाँ 2 इसमें दिए गए। अब लेने के बाद हमने क्या किया है? जो गर्भाशय, उस गर्भाशय में वो जो कांच के नली उसको ऐसे अंदर ये किया है। जब उसको अंदर क्यों किया? जो गर्भाशय है वो अलग स्त्री का रहता है, गर्भाशय अलग स्त्री का, जिसमें वो गर्भ निर्माण हो जाता है, उसी स्त्री में किया जाता है। याद रखने का है, आप कहेंगे ये गर्भाशय किसका? गर्भाशय दूसरी स्त्री का है। मतलब जिस स्त्री में गर्भाशय परिपूर्ण हो जाता है, उसी स्त्री में क्या करते हैं? ये उसका रोपण करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? पिन आउट किया, मतलब ये जो काच नलिका है, इस अंडाशय में अंदर ऐसे घुसा दिया। और फिर क्या होगा? इसमें से शुक्राणु इसके अंदर चले जाते हैं, और अंदर चले जाने के बाद फिर से वो क्या होता है? वो जो गर्भाशय यहाँ दिख रहा है, देखो छोटे में यहाँ, उस गर्भाशय में क्या होता है? इंटर हो जाता है। और जब इंटर हो जाता है तो फिर उसके क्या हो जाती है? उस गर्भाशय में उसकी बाढ़ हो जाती है। तो ये है, और उसके लिए ये जो डायग्राम है, देखो इस डायग्राम को छोटे-छोटे इसमें मैंने बनाया है कि एक सूक्ष्म नलिका है, लेकिन ये सूक्ष्म नलिका में हमने क्या लेना है? उस सूक्ष्म नलिका में हमें स्त्रीभुज और शुक्राणु लिया। लेने के बाद हमने क्या किया? ये अंडकोशी है, इस अंडकोशी में हमने क्या किया? उस सूक्ष्म नलिका ऐसे उसके अंदर डाल दिया, और उसके अंदर से फिर क्या होगा? एक शुक्राणु और अंडभुज उसके अंदर चला गया, और अंदर चला जाने के बाद क्या होता है? वहाँ उस गर्भाशय में उस संतान का या जो कुछ भी रहे, सॉरी, वो संतान जो छोटा गर्भाशय है उसमें क्या होता है? बड़ा हो जाता है। एक आईवीपी का टेक्निक है। ये क्या है? आईवीपी का टेक्निक। एक बार फिर से बता देता हूँ।
एकदम सिंपल सा है। अगर ए वाला अगर समझ में डायग्राम में अगर आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो ए वाले डायग्राम आप डायग्राम मतलब छोटे-छोटे भाग उसमें किए हो। मतलब पहले इसमें हमने क्या लेना है, वो शुक्राणु लेना है, स्त्रीबीज लेना है, उसके बाद अंडाशय है उसके बाद उसके अंदर डालना है, डालने के बाद ये वाला उसके अंदर जाए, ये इसके अंदर जाएगा, इसकी ये पिन है ये इसके अंदर जाएगा, ये यहाँ दिखाया है। और उसके बाद वो है कहाँ जा रहा है, तो ये जो गर्भाशय है उस गर्भाशय में हम इंटर कर रहे हैं। ये गर्भाशय है ना, इस गर्भाशय के अंदर वो जाता है। तो ये वाला है पूरा डायग्राम है, ऐसा है। अब देखो वे स्त्री सॉरी, ये वाले हमारे क्या है, आईवीपी टेक्निक है। आईवीपी टेक्निक इसका मतलब क्या कहा हमने, आईवीपी इसका मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक हो गया। अब दूसरा कौन सा है, स्थानापन्न स्थापन्न मातृत्व मतलब सरोगेट मदर्स। अब उसमें क्या है देखिए, इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता से ले सकते, इस पद्धति में गर्भाशय रोपणक्षम न होने वाली स्त्रिया के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। देखो अब क्या कहा है देखिए, यहाँ कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता। मतलब जैसे मैंने समस्या में बताया दिया था कि कुछ महिलाएं रहता है कि कुछ महिलाओं में संतान प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। वे स्त्रियां स्थापन मातृत्व इसका मतलब सरोगेट मदर इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकते हैं। मतलब जो गर्भाशय तैयार नहीं करते वो महिला क्या करते हैं, इस तकनीक का यूज कर सकते हैं। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय में से डिम लिया जाता है। देखिए गर्भाशय आरोपण क्षम इसका मतलब क्या, जिन महिलाओं में गर्भाशय नहीं मतलब रोपण नहीं होता उसमें से क्या लिया जाता है, अंडाशय से डिम लिया जाता है। हम्म और उस डिंब को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु मतलब जिसको संतान नहीं होती उस पति के शुक्राणु शुक्राणु कहाँ से लेते हैं, वीर्य से लेते हैं, का उपयोग करके फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। मतलब उसी कांच के इसके इसमें ही आईवीपी में कांच नलिका में लेकर उस स्त्री के पति के शुक्राणु प्रयोग करके फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। इसमें निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। देखो मतलब वो जो माता नहीं बन सकती उस डिम अंडाशय से डिम लिया जाता है, उसके पति के शुक्राणु लिए जाते हैं कांच नलिका में और वो दूसरे महिला के गर्भाशय में इन करते हैं और उससे क्या हो जाता है, देखो परिस्थिति में गर्भाशय में आरोप दूसरी स्त्री के इसमें आरोपित किया जाता है। इस परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है उस स्त्री को क्या कहते हैं, स्थानापन्न माता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्थानापन्न माता कहते हैं। ये देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये पति पत्नी है और एक महिला है, ये दूसरी महिला है। अब ये जो महिला है इस महिला को बच्चे नहीं होते। ये जो महिला है ना, देखो मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, इस महिला को बच्चे नहीं होते तो वो क्या करेंगी कि सरोगेट मदर्स मतलब इस तकनीक का यूज करेंगे। इस तकनीक का यूज करने के लिए वो क्या करेंगी, उसको जो अंडाशय है उस अंडाशय से वो क्या करेंगे, मतलब गर्भरोपण इसमें नहीं होता तो अपने अंडाशय से डिम लिएगी, इसका डिम लिएगी। उसके बाद उसके हस्बैंड का शुक्राणु ले लेंगे और शुक्राणु लेने के बाद वो क्या करेंगे, कांच नलिका में लेकर वो कांच नलिका में ले लेंगे और उसके बाद वो दोनों ये जो महिला है इस महिला के गर्भाशय में क्या करेगी, आरोपित करेगी। इसका मतलब उस गर्भाशय में उस कांच नलिके से उस गर्भाशय में वो शुक्राणु और वो स्त्री बीज इसके अंदर डाल देंगे और क्या हो जाएगा, ये जो स्त्री है इस स्त्री को हम क्या कहेंगे फिर, सरोगत माता सॉरी स्थानापन्न माता हम कहते हैं। मतलब हमारा बीज दूसरे स्त्री के दूसरे स्त्री के पेट में बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थानापन्न माता कहते हैं। यह देखो ये वाली प्रोसेस रहती है। देखो क्या किया, ये देखो ये जो है महिलाओं की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये गर्भाशय है, ये थी गर्भाशय है। उसके अंदर देखो जैसे मैंने कहा था, ये देखो चित्र के रूप में देखेंगे हम। ये देखो क्या किया हमने, पहले उसमें से डिंब ले लिया है। देखो हमने क्या किया, डिंब ले लिया।
डिंब लेने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर ये जो महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गर्भाशय, उस गर्भाशय के अंदर वो हमें के उसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ देखिए ये शुक्राणु उसके अंदर डाल दिए, और फिर ये क्या हो जाता है, अंदर जाने के बाद ये शुक्राणु है और वो पेशी है, तो वो अंदर जाने के बाद न्यू जीव क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ऐसा एक चित्र के रूप में है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गर्भाशय है, उस गर्भाशय में हमने क्या किया, डिंब और शुक्राणु, ये शुक्राणु है, दोनों उसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया है। और वो जो भ्रूण है, वो भ्रूण क्या किया है, दूसरी माता के अंदर, दूसरी स्त्री के अंदर हमने क्या किया है, डाला है। उस माता को हम क्या कहते हैं, सरोगेट माता कहते हैं। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया हमारा, एक आईवीपी हो गया, उसके बाद सरोगेट मदर, और उसके बाद है वीर्य बैंक। उसके बाद क्या है, वीर्य बैंक। इस चित्र को आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से हमने ले लिया है, डिंब है, ये देखो ये चित्र, इसे हम क्या कहते हैं, भाड़ोत्री माता। ये दोनों है पति पत्नी, इसमें गर्भधारणा नहीं होती, गर्भधारणा नहीं होती इसलिए क्या किया, इस महिला के, इसके इन दोनों के ही बीच हमने क्या किया, इस दूसरी महिला के पेट में बढ़ाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाड़ोत्री माता कहते हैं। अब आगे, इसके आगे है वीर्य बैंक। अब देखिए आपको ब्लड बैंक पता रहेगी। अब ब्लड बैंक मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं, जिसको भी जरूरत रहेगी वो क्या करते हैं, रक्तदान देते हैं। उसी तरह वीर्य बैंक भी रहता है। अब वीर्य बैंक क्या होता है कि कुछ जो पुरुष रहते हैं, वो पुरुष क्या करते हैं, उसमें वीर्यदान करते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वीर्य बैंक कहते हैं। आपने रक्तपीढ़ी की संकल्पना सुनी हो, आप सभी लोगों को, सॉरी, रक्तपेढ़ी संकल्पना पता है, देखो यहाँ मैंने चित्र दिया है। रक्तपेढ़ी इसका मतलब हम क्या करते हैं, वहां रक्त इकट्ठा किया जाता है, उसे रक्तपेढ़ी कहते हैं। उसी तरह या बैंक, देखो पैसे, अलग अलग प्रकार के बैंक है, उसमें पैसा जमा, एसबीआई बैंक है उसमें पैसा जमा करते हैं। उसी तरह ये भी ब्लड बैंक है, उसमें हम ब्लड जमा कर देंगे। अब वीर्य बैंक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसमें वीर्य जमा कर देंगे। अपने रक्तपेढ़ी की संकल्पना सुनी होगी। कुछ दंपति के पुरुष में शुक्राणु की निर्मिति को लेकर कुछ समस्या होती है। ऐसे दंपति के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक एक नई संकल्पना सामने आई है। देखो, जैसे हमने पहले ही देखा था, क्या देखा था हमने, कि पुरुषों की समस्या। अब वीर्य बैंक किससे रिलेटेड है, तो पुरुषों की। क्यों है कि कुछ पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु की कमी होने के कारण उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए वीर्य देने की, वीर्य दे सकते हैं, इसलिए न्यू संकल्पना आगे आई है, और इसे हम क्या कहते हैं, वीर्य बैंक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो, पुरुष के इच्छा अनुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा संकलित वीर्य वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। अब देखो, आप कुछ लोग वीर्य बैंक देते हैं, वीर्य देते हैं उस बैंक में, लेकिन उसके पहले कुछ उनकी शारीरिक जांच हो जाती है, और जांच होने के बाद वो वीर्य क्या हो जाता है, संकलित किया जाता है। यह देखो, पुरुष की इच्छा अनुसार उनके संपूर्ण शरीर, सॉरी, पुरुष की इच्छा अनुसार उनके संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उसके द्वारा संकलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। ये देखो, इसको संपूर्ण शारीरिक जांच की जाती है। अब क्यों की जाती है, देखो, किसी को कुछ बीमारी रहेगी, या उसके वीर्य में शुक्राणु की कमी रहेगी, या और कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको पहले देख लेते हैं। किसी और को अगर देना रहेगा तो परिपूर्ण वीर्य होना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, उसकी पूरी तरह से जांच करते हैं, और उसके बाद ही क्या करते हैं, शुक्राणु लिए जाते हैं, संग्रहित किया जाता है, मतलब वो वीर्य से शुक्राणु लिया जाता है, वीर्य लिया जाता है, सॉरी। जैसे ब्लड देते, ब्लड तो वो बैग में लिया जाता है, उसी तरह ये भी, ये छोटा, ये बहुत छोटा बॉटल जैसा रहता है, उसमें लिया जाता है। अब देखो, जिस दाम्पत्य को संतान की आवश्यकता है, उनकी इच्छा के अनुसार
संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग इस दंपति को स्त्री के डिंब आईवी तकनीक से सहायता से फलित किया जाता है। देखो मतलब जिसको ज़रूरत है उस इंसान को या उस दाम्पत्य को क्या किया जाता है, वो वीर्य दिया जाता है। अब वीर्य दिए जाने का फिर से देखो ये आईवीपी है, जो पहले हमने देखा था आईवीपी टेक्निक, फिर से वो एक काच नलिका में स्त्री बीज लिया जाता है, शुक्राणु लिया जाता है, फिर वो अंडपेशी में सॉरी गर्भाशय में फिर से इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद गर्भ तैयार हो जाता है। आईवीपी टेक्निक हमने पहले तो ये वीर्य क्यों संकलित किया जाता है कि जिनको ज़रूरत है, जिनको संतान नहीं है, उनको क्या किया जाता है, वीर्य बैंक से वीर्य दिया जाता है। और इसमें देखो कभी इस इससे तैयार होने वाला भ्रूण इस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार इस उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है। देखो, उस वो जो है जिसका भी दिया होगा वीर्य बैंक से उसका नाम बताया नहीं जाता। ये जो वीर्य बैंक है वो बहुत अच्छा है, मतलब ये है कि जो लोगों को संतान नहीं रहता तो समाज में लोग उनको जीना मुश्किल कर देते हैं। लोग बहुत अलग-अलग प्रकार के रोग रहते हैं। स्त्री को अगर बच्चा नहीं रहा होगा या पुरुष को भी नहीं रहा होगा, तो क्या करते हैं, टोकते हैं लोग। तो ये जो लोग हैं जिनको संतान नहीं उनके लिए ये जो वीर्य बैंक है या आईवीपी टेक्निक है या स्थानापन्न या भाड़ोत्री माता है, ये जो तकनीक है, ये बहुत अच्छी है, जिनके वजह से वो समाज में मा अच्छी तरह से मान से रह सकते हैं। तो ये जो 3 टेक्निक है जैसे आईवीपी हमने देखा, उसके बाद भाड़ोत्री माता देखा और तीसरा वीर्य बैंक। वीर्य बैंक मतलब क्या? उसमें वीर्य दान करना और जिसको ज़रूरत है, वो क्या करता है उस वीर्य बैंक से लेता है और एक अच्छी बात उसमें ये है कि वो जिसका भी वीर्य रहता है, वो उस वीर्यदाता का नाम बताया नहीं जाता। और ये आईवीपी टेक्निक फिर से उसमें आईवीपी टेक्निक तीनों इसमें यूज़ करते हैं, आईवीपी उसमें भी करते हैं, उसके बाद अ, भाड़ोत्री माता है उसमें भी करते हैं और उसके बाद वीर्य लेने के बाद भी ये क्या करते हैं, ये तीनों इसमें आईवीपी टेक्निक तकनीक रहती है। अब उसके बाद है जुड़वा। अब देखो आपके अगल-बगल में या आपके मोहल्ले में या आपके परिवार में बड़े परिवार में अगर किसी को ट्विन्स होता है, मतलब डबल हो जाता है तो बहुत आश्चर्यकारक लगता है कि ये कैसे हो गया? मतलब सब लोग खुश होते हैं लेकिन यार ऐसे क्यों हो गया? कैसे तैयार हो गया? ट्विन्स कैसे तैयार होता है? तो उसके बारे में हम देखें। देखो यहाँ मैंने कहा ट्विन्स, अब ट्विन्स में एक लड़का, एक लड़की हो सकती है, 2 लड़कियाँ भी हो सकते हैं, 2 लड़का भी हो सकते हैं। और ट्विन्स मतलब एक जैसे दिखते हैं। गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूण की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है। इस शिशुओं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। देखो, जुड़वा किसे कहते हैं? गर्भाशय में एक ही समय देखो ये गर्भाशय है। इस गर्भाशय में दोनों भ्रूण की वृद्धि होकर ये 2 एक और एक ये 2 शिशुओं का जन्म होता है और ऐसे शिशुओं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। जुड़वा की व्याख्या है। क्या है? कि गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूण की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है, उस शिशुओं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। अब इस जुड़वा के 2 प्रकार रहते हैं। कौन से 2 प्रकार रहते हैं? एक रहता है एक युग्मज जुड़वा और दूसरा रहता है द्वियुग्मज जुड़वा। अब यहाँ देखिए, एक युग्मज जुड़ाव इसका मतलब क्या? संतान एक ही युग्म से बनती है। भ्रूण विकास के शुरू के समय में देखिए युग्म तैयार होने के 8 दिन के अंदर उसकी कोशिका अचानक 2 समूहों में विभाजित हो जाती है। देखिए, क्या है यहाँ से देखो एक युग्मज जिसका मतलब क्या है यहाँ से एक शुक्रपेशी आई है या अंडपेशी से एक पेशी आई है और युग्मज तैयार हुआ है। क्या हुआ है? युग्मज तैयार हुआ। अब देखो इसमें एक सेंटेंस है कि 8 दिन के अंदर, अगर ये 8 दिन के अंदर उसकी कोशिका अचानक 2 समूहों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। देखो, यहाँ डायग्राम में आप सॉरी देख सकते हैं। देखो ये दोनों 8 दिन के अंदर क्या हुआ है? विभाजित हुआ है। अब विभाजित होने के बाद इस भ्रूण कोशिका में 2 समूह अलग-अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़ाव जन्म लेता है। इस जुड़ाव में जिसको हमने पहले देखा था इसमें आप देखिए, ये 2 भ्रूण हैं, ये दोनों बढ़ने लगते हैं और बाद में अलग-अलग हो जाते हैं। ऐसी जुड़वा संतान जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल समान होती है, मतलब एक जैसी होती है। इसलिए संतान दिखने में एक दूसरे से समान ही होती है।
देखो एक युग्म में क्या होता है, एक जैसे ही दिखते हैं वो दोनों और उनका लिंग भी एक जैसा ही होता है। लिंग इसका मतलब एक तो 2 लड़कियाँ रहेगी, एक तो 2 लड़के रहेंगे। अर्थात ये 2 लड़कियाँ होगी या 2 लड़के रहेंगे। या देखो ये वाला डायग्राम गलती से है, ये वाला तो एक तो 2 लड़के रहेंगे, या एक तो 2 लड़कियाँ रहेंगी। मतलब एक युग्मज जो रहता है इस युग्मज में क्या होता है, गर्भाशय में के अंदर 2 रहते हैं, भ्रूण रहते हैं और भ्रूण क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद देखो जनुकीय दृष्टि से जो जनुक रहते हैं मतलब वो बिल्कुल क्या रहते हैं, समान रहते हैं। एक जैसे आँख के समान रहेगी, मतलब हर एक चीज़ क्या रहेगी, लिंग भी क्या रहेगा, समान ही रहता है। और अर्थात वे दोनों एक तो लड़कियाँ रहेगी, एक तो लड़का रहेगा। ये किसमें होगा? ये एक युग्मज जुड़वा में हो जाएगा। अब देखिए और एक इसमें, एक जुड़वे के संदर्भ में भ्रूण कोशिका विभाजन अगर युग्म तैयार होने के 8 दिनों के बाद, देखिए पहले मैंने उसमें एक सेंटेंस क्या डाला था कि 8 दिन के अंदर होता है तो वो एक समान रहते हैं। वो क्या रहते हैं? एक समान रहते हैं। अब 8 दिन के बाद अगर होता है तो इस परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा संतानें जन्म लेती है। ऐसी जुड़वा संतान शरीर के किसी हिस्से के एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेते हैं। इसी जुड़वा जुड़वा में कुछ अंग संयुक्त होते हैं। देखिए अगर 8 दिन के अंदर हो गया तो दोनों बच्चे अलग-अलग और लिंग समान रहता है। एक जैसे रहते हैं। और 8 दिन के बाद अगर होता है, तो यह चित्र में देखिए कि क्या होता है 2 भ्रूण 2 रहते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें से एक जो भाग है देखो यहाँ शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे के साथ जुड़े जाते हैं। और ये एक हिस्सा है, वो क्या हुआ है एक दूसरे के साथ जुड़ा गया हुआ है। कब होगा? ये 8 दिन के बाद। अगर 8 दिन के बाद अगर वो भ्रूण बढ़ने लगता है, वो तैयार हो जाता है, तो क्या हो जाता है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं मतलब कौन-सा भी शरीर का अंग 8 दिन के बाद। अगर 8 दिन के पहले होता है तो दोनों क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं। ऐसे जुड़े में कुछ अंग क्या होते हैं, संयुक्त रहते हैं। ये एक युग्म है ऐसे इसमें याद। उसी तरह दूसरा वाला है 2 युग्म, द्वियुग्मज जुड़वी। अब द्वि एक एक युग्मज में हमने क्या देखा कि पुरुष से एक शुक्र पेशी आते हैं और स्त्री से एक अंड पेशी आती है। युग्मज में क्या होता है, शुक्र पेशी यहाँ कितना है देखो 2, अंड पेशी कितना है 2 और यहाँ देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक युग्मज तैयार हो जाता है और यहाँ युग्म तैयार हो जाता है। कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय के एक ही समय में 2 डिंब बाहर अंड नलिका में छोड़ जाते हैं। इन दोनों डिंब का अलग-अलग शुक्राणु द्वारा फलन होकर 2 युग्माणु इसका मतलब जायगोट तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखो हमने दिखाया है इस चित्र में, ऐसे तैयार हो जाते हैं। मतलब शुक्र पेशी 2 रहती है, अंड पेशी 2 रहती है। द्वि इसका मतलब 2 और फिर क्या होता है यहाँ युग्म तैयार होता है। इन दोनों युग्मों से 2 भ्रूण तैयार होकर दोनों का गर्भाशय में रोपण होता है। या गर्भाशय है, इसमें रोपण होता है। पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्मज जुड़वा संतान जन्म लेती है। ये देखो फिर से क्या होता है, संतान जन्म लेती है। ऐसे जुड़वा संतान जनन की दृष्टि से भिन्न होते हैं और लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं। अब देखो जब द्वियुग्म रहेगा तो द्वियुग्म में क्या होता है, देखो लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न। समान इसका मतलब क्या? एक तो आपको 2 लड़कियाँ मिलेगी या आपको 1 लड़का, 1 लड़की मिलेगी। हुँ, इसे क्या कहते हैं? लैंगिक दृष्टि से समान इसका मतलब क्या? 2 लड़के मिलेंगे या 2 लड़कियाँ। भिन्न इसका मतलब क्या? एक आपको लड़की मिलेगी या एक आपको लड़का मिलेगा। आप अगल-बगल के मोहल्ले में अगर आप घूमते रहेंगे, तो आपको 1 भाई और 1 बहन, दोनों एक जैसे दिखते रहेंगे। तो उसका रीज़न क्या है? द्वियुग्म से। कभी-कभी आपको 2 भाई भी एक जैसे दिखते हैं, जैसे आपने जुड़ा पिक्चर देखा होगा। किसका शाहरुख खान का है, किसका मतलब सलमान खान का शायद, तो उसमें दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे हैं इसका मतलब क्या 2 युग्मज तैयार हो गए, तो मतलब वो वाला है। ये हो गए युग्म के जुड़वा के प्रकार। एक होता है एक युग्मज प्रकार और दूसरा रहता है द्वियुग्मज प्रकार। अब उसके बाद है लैंगिक स्वास्थ्य। अब लैंगिक स्वास्थ्य के लिए देखिए लैंगिक स्वास्थ्य अगर हमें ज़रूरी चाहिए तो हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए। इस चित्र को अगर देखते हैं तो आपको सिक्स पैक्स, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट मतलब ये सारा पूरा दिखा दिया है। इसका मतलब ये इंसान चित्र में दिखाया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यहाँ गलती से ल रह गया है, यहाँ लैंगिक स्वास्थ्य है।
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। देखिए, स्वास्थ्य इसका मतलब क्या? आपका शारीरिक, मानसिक, ये शारीरिक हो गया, मानसिक इसका मतलब दिमाग, सामाजिक, सामाजिक मतलब हमारा अगल-बगल का समाज, दृष्टि से व्यक्ति सुस्थिति में रहना ही उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। विभिन्न सामाजिक प्रथाएँ, रूढ़ियाँ, परंपराएँ, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, ये सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं देती। देखिए, हमारा देश विभिन्नता से भरा हुआ है। अलग-अलग प्रकार के लोग, अलग-अलग प्रकार के जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और उसके वजह से अलग-अलग प्रकार की रूढ़ी परंपरा है और इसी इसी से वजह से क्या होता है, जो लैंगिक स्वास्थ्य से लेकर भी जागरूकता हमारे इसमें नहीं है। इस चित्रों को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, क्या है, देखो विभिन्न सामाजिक परिस्थिति रूढ़ियाँ रहती है, अलग-अलग प्रकार की रूढ़ी। अभी तो 18 साल के पहले जो शादी होती है वो रुकाई गई है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसा होता है कि 18 साल के पहले शादी की जाती है। हुँ, कुछ रूढ़ियाँ रहती है, देखो ये अलग-अलग प्रकार की अज्ञाता है, संक्षुप्तता है। हाँ, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं दी। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। उदासीनता इसका मतलब आपने अक्षय कुमार का पैडमैन अगर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सच में ही हमारे देश में स्त्री-पुरुष समानता एक मूल्य है, जो हमारे देश में अच्छी तरह से है मतलब पूरी दुनिया में हमारे देश में भी वो है। लेकिन कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अभी अभी तो नहीं है। अगर आप उ उस पिक्चर में अगर देखा होगा, जब उसको मासिक पाली आ जाती है तो उसको 5 दिन के लिए बाहर बिठाया जाता है, उसका खाना अलग रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई, लेकिन ये गलत है। आपको उसके लिए नई-नई जैसे बस पैड वगैरह दिया है और आपने अगर वो पैडमैन अगर चित्रपट देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पर उस रूढ़ियों को भी आगे लेके जाते हैं। तो वो कुछ रूढ़ियाँ रहती है जिनकी वजह से महिलाओं के लिए बहुत तकलीफ होती है और पुरुषों के लिए भी कभी-कभी उसकी तकलीफ हो जाती है। तो ये हमारे समाज की उदासीनता है, जब हम खत्म हो जाएगी, तब ये लैंगिक स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अ, आगे वाला। विशेष रूप से स्त्रियाँ के लैंगिक स्वास्थ्य के लिए विषय उदासीनता दिखाई देती है। स्त्री को आने वाला मासिक धर्म, अभी मैंने बताया, सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से है। ये हमें अ, लगता होगा कि ऐसा लगे ये बहुत ज़रूरी है, ये ये वाली चीज़। आज के युग में स्त्री और पुरुष के बराबर में कार्य कर रही है। देखिए, पहले विमान में स्त्रियाँ नहीं थे, एरोप्लेन में तो है, अभी भी है। अभी तो 1-2 महीने पहले 4 या 6 महिलाएँ वैमानिक बन गए। हर जगह जहाँ जाए महिला एक समान है, लेकिन कुछ जगह ऐसा रहता है, रूढ़ी परंपरा, फिर से हम वहाँ आ गए। कुछ रूढ़ी परंपराएँ रहती हैं, उनकी वजह से वो लैंगिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तामुखी की समस्या पर स्वच्छता रखना आवश्यक है। देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, जब एमसी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, तब क्या होता है, रक्तस्राव होता है, उसमें स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्वच्छता नहीं रहेगी, तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएँ रहती है या कुछ न कुछ अलग-सा हो जाता है। इसलिए उस गुप्तांग को क्या होता है, समय-समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक रहता है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी, तो क्या होता है देखिए, लैंगिक रोगों में इसका मतलब स्त्री-पुरुष दोनों में भी हो सकता है। लैंगिक रोगों में सिफिलिस और गोनोरिया 2 रोग ज़्यादा मात्रा में पाया जाते हैं। ये 2 रोग हैं। ये दोनों रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना, फुंसियाँ आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि लक्षण साइफिलिसिस रोगों में दिखाई देते हैं। गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द होना। देखिए, ये क्यों हो रहा है? अगर आप अपने गुप्तांग जो रहते हैं उसका अगर साफ-सफाई ठीक तरह से नहीं करेंगे तो ये वाले रोग होते हैं। कौन-कौन से? साइफिलिस साइफिलिस क्यों होता है देखिए, कैसे होता है देखो, धब्बे बनना, फुंसियाँ आना, यहाँ देखो मैंने चित्र दिखाया है, अब चित्र उसमें आप देख सकते हैं। जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि लक्षण साइफिलिस इस रोगों में दिखाई देते हैं। गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय यहाँ देखो
पेशाब करते समय येलो कलर, या पहले मैं बता दूं, पेशाब करते समय जलन हो जाती है, मतलब जलन सा। तो लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में अगर पानी की मात्रा कमी हो गई फिर भी जलन हो जाती है। मराठी में उसे उन्हाळे लागले असे म्हणतात। जे जलन से हो जाते हैं हमारे पानी शरीर में पानी अगर कम हो गए तो, लेकिन वो ज्यादा भी अच्छी बात नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और दर्द भी होता है, जलन होती है तो सिर्फ वो होता है, लेकिन दर्द होता है तो अलग बात है। शिश्न और योनि मार्ग से पस निकलना, मूत्र मार्ग, गुदाशय, गला, आँख, इन अवयवों में सूजन आदि लक्षणें दिखाई देती है। देखो ये वाले जो चित्र दिखाई दिए हैं, ये वाले देखो अवयव में, ये देखो आँख, आँख का इस पीछे है, गला, ये देखो गला में सूजन आ जाती है, ये देखो ये आँख है, ये देखो ये गला यहाँ चेक कर रही है डॉक्टर, इसमें सूजन आ जाती है। यूरिन रहता है, यूरिन थ्रू आउट द बॉडी, सॉरी, मूत्राशय जब आप यूरिन बॉडी के बाहर फेंकते हैं तब आपको जलन हो जाती है। मतलब ये जो सारी समस्या है, वो समस्या क्यों आ जाती है? क्योंकि अगर आप टांग अगर ठीक तरह से आपने स्विच नहीं किया तो आपकी ये 2 समस्याएँ आ सकती हैं। इसलिए ये लैंगिक स्वास्थ्य के लिए आपके उत्तम जो रहे पूरा शरीर ही आपको स हर दिन साफ-सुथरा रखना ज़रूरी है। इसी तरह आज का पाठ यहाँ ही खत्म हो जाता है। इसके ऊपर कुछ सवाल है, देखिए यहाँ, जैसे कि प्रजनन में अलग-अलग प्रकार की आधुनिक तकनीक है, तो इसमें कौन-कौन सी आधुनिक तकनीक है? सर मेरा आवाज़ आ रहा है ना? हेलो? हेलो? हॅलो. हां सर, हॅलो. आवाज येतोय ना माझा? हां, येतोय ना सर. झालं का सर? हां, हां. नाही, नाही सर, हॅलो. एवढे मूल्यमापन घेतोय. हां, घ्या ना, कौन-कौन घ्या से ना. आधुनिक तकनीक यूज करते हैं? घेऊ ना सर? हो, हेलो? हो सर. हो. हाँ, हाँ। कौन-कौन से आधुनिक तकनीक करते हैं? तो उसमें आईवीपीएफ, उसके बाद भाडोत्री माता और उसके बाद वीर्य बैंक। उसके बाद स्त्रियों में कौन-कौन सी समस्या के कारण संतान प्राप्ति नहीं होती? देखिए या पुरुष भी है, ऐसा नहीं कि मैंने स्त्रियों को लिया है तो सिर्फ स्त्रियों में ही परेशानी रहती है, पुरुषों में नहीं, ऐसा मन में मत लीजिए। और ये ध्यान में रखिए कि समस्या सिर्फ स्त्री में ही नहीं रहती, पुरुष में भी समस्या रहती है। हमारे रूढ़ी परंपराओं की वजह से और कुछ भी जगह ऐसा होता है कि सिर्फ महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, पुरुषों को दोष नहीं दिया जाता। तो ये जो मूल्य है स्त्री-पुरुष समानता, यह कुछ जगह, देखिए मेरा सेंटर, कुछ जगह वो ठीक तरह से यूज़ नहीं करते। महिलाओं में समस्या, इसका मतलब पुरुषों में भी कुछ न कुछ समस्या रहती ही है, जो हमने पाठ में देखा है। स्त्रियों में कौन-कौन सी समस्या रहती है, तो अंडपेटी में जो रहता है वो रुकावट आ जाती है, ऐसे। जुड़वा के 2 प्रकार कौन से हैं? तो कौन-कौन से 2 प्रकार हैं? युग्मज और दूसरा द्वियुग्मज। लैंगिक रोगों में कौन से 2 रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? कौन-कौन से? ये देखो, ये उसके उत्तर है। कौन-कौन से आधुनिक तकनीक है? आईवीपी, स्थानापन्न मातृत्व, वीर्य बैंक, ये 3 आधुनिक तकनीक है। स्त्रियों में कौन-कौन सी समस्या के कारण संतान प्राप्त नहीं होती? मासिक धर्म की अनियमितता, डिंब के निर्माण में अवरोध, गर्भाशय गर्भाशय में गर्भरोपण क्षमता की कमी, अंडलेखन में डिंब प्रवेश को लेकर रुकावट, ये सारी समस्याएँ स्त्रियों में भी है। पुरुष में भी समस्या रहती है। फिर से मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। जुड़वा के 2 प्रकार कौन से हैं? तो जुड़वा के 2 प्रकार, एक युग्मज जुड़वा है और एक दूसरा द्वियुग्मज जुड़वा है। उसके बाद लैंगिक रोगों में कौन-कौन से 2 रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो वो है लैंगिक रोगों में सिफिलिस और गोनोरिया, ये 2 रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज हमने सजीव जीव सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 में प्रजनन और उसकी आधुनिक तकनीक, प्रजनन मतलब उसी तरह नया जीव तैयार करना, आधुनिक तकनीक में हमने आईवीपी, उसके बाद स्थानापन्न मातृत्व और उसके बाद वीर्य बैंक और उसके बाद जुड़वा के प्रकार और उसके बाद लैंगिक रोग या लैंगिक स्वास्थ्य। ये 5 मुद्दों के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत रहेगी, तो आप उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। हेलो?